एज ए ट्राइब होते हुए भी और सबसे प्रिमिटिव ट्राइब होते हुए भी हम लोगों को उससे वंचित रखा गया है। तो इसके लिए हम लोग को संघर्ष करना पड़ेगा। समुदाय का उसका सबसे बड़ी बात होती है उसका अस्तित्व और उसका पहचान। अगेंस्ट में बोलते हैं ये कि लोग आदिवासी नहीं है या फिर इन लोग को शेड्यूल नहीं होना चाहिए, शेड्यूल ट्राइब नहीं होना चाहिए, तो वो किस आधार पर आज शेड्यूल 1 का सेंसस रिपोर्ट आप देख लें, 1911 का सेंसस रिपोर्ट देख लें, 1921 का सेंसस रिपोर्ट देख लें और 1931 का WGLSC का रिपोर्ट देख लें। सब में कुर्मी को ट्राइब बोला गया, एबोरिजिन बोला गया, एनिमिस्ट बोला गया, सिमिलर टू अदर ट्राइब्स, मुंडा, संथाल, हो, उरांव। जो ट्राइब हैं, हम ऑलरेडी ट्राइब हैं, बस उसको शेड्यूल होने की हम लोग बात कर रहे हैं, कोई हक अधिकार की बात नहीं है। एसटी में शामिल होते हैं तो वहाँ का रिजर्वेशन परसेंटेज एसटी में शामिल होगा, ऊपर से जनसंख्या बढ़ेगी तो एसटी रिजर्व सीट बढ़ेंगे, पेशा कानून मजबूती से लागू होगा, फिर शेड्यूल करते हैं। तो हम लोग उसको संवैधानिक प्रक्रिया से हम लोग जानना चाहते हैं, ना कि हम लोग कोई तोड़फोड़ करके हम लोग नहीं चाहते हैं कि आंदोलन बढ़ चढ़ के किया जा रहा है। एक राज्य नहीं, 2 राज्य, बंगाल और झारखंड। लेकिन अभी तक क्या ऐसा रीजन रहा या क्या ऐसा कारण रहा कि ये अभी तक और कुर्मी को मिलाकर जब भी हम लोग मांग करते हैं कोई भी रिपोर्ट तैयार होगा तो वहाँ पे कभी भी सही रिपोर्ट तैयार नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे अक्सर गवर्नमेंट का भी चाल लेकर जागरूक है और इसको पाने के लिए आज मतलब अग्रसर है। इसीलिए आज हम इस आंदोलन का इतना तीव्र रूप देख पा रहे हैं। इसका क्या फ़ायदा और नुकसान है? देखिए, फ़ायदा और नुकसान की बात करें तो किसी भी समुदाय का उसका सबसे बड़ी बात होती है उसका अस्तित्व और उसका पहचान। अस्तित्व है ना जी, आप लोग कुर्मी हैं तो फिर रेल टेक दे रहे हैं, कभी रोडे छेक दे रहे हैं, ये कौन बात हुआ का? नहीं, हमारा अस्तित्व नहीं है। हमारा अस्तित्व जो होना चाहिए, हमारी पहचान जो होनी चाहिए, हमारे दादाजी थे ट्राइब, हमारे दादाजी को पहचान मिला था एज ए ट्राइब, लेकिन आज हम जो उनके पोते हैं हमको मिला है एक जाति के रूप में अदर बैकवर्ड क्लास। तो ये हमारी पहचान के साथ धोखा हुआ है। हमारी पहचान कहाँ मिला हुआ है? हमें हमारे हक अधिकार से वंचित रखा गया है। जो भी मान लीजिए आप 10th पास किए हुए हैं तो 10th पास करने के बाद जो भी आप एलिजिबल, जिसके लिए भी एलिजिबल होते हैं, जिस भी वैकेंसी या फिर नौकरी में अप्लाई करने के लिए या फिर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में एडमिशन के लिए आप अगर 10th पास हैं तो आपको वहाँ पे एलिजिबल होंगे आप। लेकिन अगर हम ट्राइब हैं तो हमको ट्राइब का जितना भी उसका कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है, जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल जो भी हम लोग को हक मिला हुआ है उसको मिलना चाहिए। लेकिन हम एज ए ट्राइब होते हुए भी और सबसे प्रिमिटिव ट्राइब होते हुए भी हम लोगों को उससे वंचित रखा गया है। तो इसके लिए हम लोग को संघर्ष करना पड़ेगा। आज अगर हम संघर्ष नहीं करते हैं, अपने पहचान के लिए लड़ाई नहीं लड़ते हैं, तो हमारा दिन ब दिन अस्तित्व खत्म होता जाएगा। इसलिए हमारा आज युवा पीढ़ी इस बात को समझ रहा है कि जो हमारे पुरखे जो थे वो उसका पहचान आज हमें मिलना चाहिए, और इसका अगर नहीं मिलता है तो हमारा अस्तित्व आने वाले दिन में पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। तो यानी आप लोग अपना अस्तित्व और हक की लड़ाई के लिए लड़ रहे हैं। अच्छा, तो आप अपना इसमें जैसे एक हम लोग का विपक्ष में जैसे कहें, या तो संथाल लोग बोल रहे हैं कि ये उनका सेंधमारी कर रहा है, उसका हकमारी कर रहा है, तो ये सब क्या बातें हैं? देखिए, इसमें हकमारी या उनके सेंधमारी जैसी कोई बात नहीं है। ये संविधान कहता है कि इस हमारे देश में जिसको जो भी अपने आप को जो भी समुदाय अगर वो एसटी होने का क्राइटेरिया को पूरा करता है तो उसको शामिल किया जा सकता है, और जो भी एसटी या फिर जो भी लिस्टेड ट्राइब्स हैं अगर वो अपने क्राइटेरिया के जो भी क्राइटेरिया है उसको अगर फुलफ़िल नहीं कर रहे हैं और वो एसटी में है तो उनको एसटी लिस्ट से हटाया जा सकता है। ये भारत का संविधान कहता है, आर्टिकल 342 के अनुसार। उसके रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स है, इसके सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस कहते हैं कि भारत के कोई भी समुदाय अगर वो दावा करता है और वो जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसको पूरा करता है तो उसको शामिल किया जा सकता है। तो हम लोग कोई असंवैधानिक बात नहीं कर रहे हैं या फिर असंवैधानिक प्रक्रिया की बात नहीं कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात रही कि जब ब्रिटिश आए तो उन्होंने इस क्षेत्र में जब सेंसस शुरू किया तो आज जो संथाल या फिर मुंडा या उरांव जो भी हम लोगों के अगेंस्ट में बोलते हैं कि लोग आदिवासी नहीं हैं या फिर इन लोग को शेड्यूल नहीं होना चाहिए, शेड्यूल ट्राइब नहीं होना चाहिए, तो वो किस आधार पर आज शेड्यूल ट्राइब्स हैं? उनको भी चिन्हित किया गया था, उसी के आधार पर भारत सरकार ने संविधान में उनको शामिल किया गया। और ऐसे सैकड़ों कम्युनिटीज़ हैं जिनको छोड़ा गया, उस टाइम छूट गए थे और बाद में वो शामिल हुए। तो हम भी तो वही कर रहे हैं। पहले हम भी 1891 में जब हमारा एथनोग्राफिक रिपोर्ट तैयार हुआ, एच.एच. रिजले द कास्ट एंड ट्राइब्स ऑफ बंगाल का पढ़िएगा, तो उसमें कुर्मी को ट्राइब्स के रूप में बताया गया, उनका हर एक गुण को परखा गया, जांचा गया, उसके बाद ये बोले कि ये ट्राइब हैं।
और 1901 का सेंसस रिपोर्ट आप देख लें, 1911 का सेंसस रिपोर्ट देख लें, 1921 का सेंसस रिपोर्ट देख लें और 1931 का डब्ल्यू जी लेसी का रिपोर्ट देख लें। सब में कुड़मी को ट्राइब बोला गया, एबोरिजिन बोला गया, एनिमिस्ट बोला गया, सिमिलर टू अदर ट्राइब्स, मुंडा, संथाल, हो, उरांव। इसी की तरह हम लोग को भी उसी एज ए ट्राइब चिन्हित किया गया था। तो बाद में हम लोग का हकमारी ऐसा कोई बात नहीं है। 1908 में CNT लागू हुआ। CNT किस पर लागू हुआ? ट्राइब्स पर, जो यहाँ के मूल खुटखटीदार हैं, जो यहाँ के मूल आदिवासी हैं, उन पे लागू हुआ। तो हम लोगों पे भी CNT एक्ट 1908 लागू हुआ था। तो ऐसे ही तो लागू नहीं हो गया था। वो हम लोग ट्राइब्स थे, हम लोग एनिमिस्ट थे, हम लोग यहाँ के खुटखटीदार हैं और थे, इसीलिए हम लोग पर CNT एक्ट लागू हुआ। 1913 भारत सरकार का गृह विभाग एक गजट जारी करता है कि इस क्षेत्र में 13 जनजातियों को इंडियन सक्सेशन एक्ट से वंचित रखा जाता है, क्योंकि उन लोगों का अपना कस्टम्स है और ये उन लोगों को ही रखा गया है जो ट्राइब्स का अपना कस्टम्स है और वो ट्राइब्स हैं, उन लोगों को इंडियन सक्सेशन एक्ट से अलग रखकर उनको एक अपना हक अधिकार दिया कि आप लोग अपना कस्टमरी लॉ को फॉलो करिए। और कस्टमरी लॉ उन्हीं का होता है जो ट्राइब्स होते हैं। तो आप 1913 का गजट को पढ़िएगा, देखिएगा, तो उसमें लिखा है उन 13 जनजातियों में कुड़मी का भी नाम लिखा हुआ है। सिमिलर टू 1931 में भी वही गजट को फिर रिपीट किया जाता है और 1931 में भी कुड़मी को एज अ ट्राइब ही चिन्हित करके रखा गया। तो हम अब बस जो ट्राइब हैं, हम ऑलरेडी ट्राइब हैं, बस उसको शेड्यूल होने की हम लोग बात कर रहे हैं, कोई हक अधिकार की बात नहीं कर रहे हैं। और जहाँ तक अगर झारखंड में कुड़मी शेड्यूल होते हैं तो अभी जैसे सरकारी 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग 24-25 शायद 26% के करीब शेड्यूल ट्राइब्स हैं। तो कुड़मी भी अगर शामिल होते हैं तो कुड़मी की अनुमानित जनसंख्या 24 से 25% के करीब है। तो इसकी 50% हो जाएगा तो दोनों को मिला 50% से भी ज़्यादा हो जाएंगे। तो जो अभी BC1 को रिजर्वेशन जो मिला हुआ है और या फिर जो बढ़ाने की बात हो रही है, कुड़मी अगर ST में शामिल होते हैं तो वहाँ का रिजर्वेशन परसेंटेज ST में शामिल होगा। ऊपर से जनसंख्या बढ़ेगी तो ST रिजर्व सीट बढ़ेंगे, पेशा कानून मजबूती से लागू होगा, 5th शेड्यूल एरिया बढ़ेगा। तो ये सब काफ़ी सारे बेनिफिट्स होंगे, जैसे तो स्वशासन व्यवस्था मजबूत होगा आदिवासियों का। ऐसे कई सारे चीज़ें हैं जो इस क्षेत्र के आदिवासियों को और इस क्षेत्र को मजबूत करने में काफ़ी लाभदायक होगा अगर कुड़मी ST होता है। कहीं ना कहीं इसमें आरक्षण बढ़ जाएगा। हाँ। और इसमें राजनीति में भी ज़्यादा हक मिलेगा, जिस तरह से अभी जो हक नहीं मिल पा रहा है वो भी मिलेगा। तो कहीं ना कहीं मतलब आदिवासियों को भी फायदा है जो अभी है। हाँ। और जो अभी ट्राइब कुड़मी बता रहे हैं, ये अगर हो जाएंगे तो मतलब जितना भी फ़ायदा मिलना चाहिए उससे कई गुना ज़्यादा मिलने वाला है। और एक चीज़ मैं पूछना चाहता हूँ कि जैसे कि अभी आपने चुहाड़ आंदोलन का पहले जिक्र किया, तो चुहाड़ आंदोलन का जो महानायक है रघुनाथ महतो, इसका पात्र को भी झुठला रहा है। लोग कह रहे हैं कि इसको बीच में कहीं से लाया गया, इससे पहले नहीं था। अच्छा, नहीं, देखिए, जो भी लोग कह रहे हैं कि चुहाड़ आंदोलन को एक बना बनाया कैरेक्टर है या फिर ऐसा कोई कैरेक्टर है नहीं इतिहास में, इसको एक गढ़ा जा रहा है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक कॉमन सेंस अगर हम बात करें कि 1765 में जब अंग्रेज़ों को यहाँ का टैक्स कलेक्ट करने का अधिकार मिला, तो यहाँ पे उस टाइम सबसे ज़्यादा ज़मीनें किसकी थी? कुड़मियों की, जो आज भी हम लोग को देखने को मिलती है। तो अंग्रेज़ अगर टैक्स कलेक्शन की बात करेंगे, और टैक्स कलेक्शन मतलब कि वहाँ तब तो खेती था, तो खेती से ही टैक्स कलेक्शन की हम लोग बात करेंगे, तो सबसे पहले विद्रोह करने वाले कौन होंगे? कुड़मी होंगे, क्योंकि उनके पास सबसे ज़्यादा खेती करने वाले समुदाय था, सबसे ज़्यादा खेत थे, सबसे ज़्यादा ज़मीनें थी। तो उनसे ही सबसे पहले अंग्रेज़ों का सामना होगा, कुड़मियों से ही, और सबसे पहले विद्रोह करने वाले ही कुड़मी ही होंगे। और अभी भी देखते हैं कि इस राज्य को बनाने में या फिर इस राज्य के बनने के बाद अगर इस क्षेत्र में इस माटी के साथ कभी भी कोई खिलवाड़ करने का कोशिश किया है तो सब कुड़मी बढ़ चढ़ के इस माटी की रक्षा के लिए आगे आए हैं, और उस टाइम भी थे। अगर हम तथ्यात्मक बात करें तो ये चुहाड़ आंदोलन कई फेज़ में चला है, सिर्फ एक बार चुहाड़ आंदोलन नहीं हुआ है। और ये लोग कहते हैं कि वो रघुनाथ महतो नहीं है, रघुनाथ सिंह है। तो रघुनाथ सिंह का जब मृत्यु होता है या फिर रघुनाथ सिंह का जन्म होता है, उसमें काफ़ी डिफरेंस है रघुनाथ महतो और रघुनाथ सिंह में। रघुनाथ महतो का शहादत होता है 1779 में रघुनाथ महतो का शहादत होता है। उस वक्त भी रघुनाथ सिंह का जन्म नहीं होता है। तो उस वक्त चुहाड़ आंदोलन कौन कर रहा था? बात निकल कर आती है कि उस वक्त चुहाड़ आंदोलन कौन कर रहा था। चुहाड़ आंदोलन तो 1767 से ही शुरू हो गया था। 1767 से लेकर 1779 तक कौन चुहाड़ आंदोलन कर रहा था? क्योंकि तब तक तो रघुनाथ सिंह का जन्म नहीं हुआ था। और आप इस बात का तथ्यात्मक
जानकारी के लिए द पीपल ऑफ इंडिया बाय एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जो किताब है पीपल ऑफ इंडिया, उसमें रघुनाथ महतो का जिक्र है, आप उसका अध्ययन कर सकते हैं। उसमें लिखा हुआ है कि रघुनाथ महतो ने संघर्ष किया है, चुवाड़ विद्रोह का नेतृत्व किया, और सिर्फ इसमें कुड़मी भी नहीं थे, कुड़मी के अलावा भी और भी बहुत सारे आदिवासी अन्य समुदाय भी थे जो इसमें संघर्ष किए थे, जिसमें से कुड़मियों ने भी बढ़ चढ़कर इस आंदोलन में अपनी भागीदारी निभाई थी। और ये चुवाड़ वर्ड भी खोटा से लिया गया है, क्योंकि अभी भी कुछ लोग किसी को गाली देते तो बोलता है चुवाड़ चुवाड़ बोल रहा है, तो यानी चुवाड़ वर्ड कुड़माली के हैं, इसी कारण इसको एक तरह से देखा जाए तो ये मतलब मान लें कि ये कुड़मियों का ही आंदोलन था। ये तो देखिए जितना भी रिटर्न सोर्स है उसमें कहा गया था कि जो बंगाली लोग हैं इस छोटानागपुर जंगल महल क्षेत्र में जो बंगाली लोग हैं, उन लोगों से जब अंग्रेज़ों ने कंसल्ट किया कि कौन लोग हैं ये लोग जो इतना उपद्रव मचा रहे हैं, टैक्स देने से मना कर रहे हैं, हमारा विरोध कर रहे हैं, ये लोग कौन हैं, तो ऐसा कहा गया कि उन बंगाली लोगों ने हम लोगों को ऐसे चुवाड़ संबोधित किया कि ये लोग चुवाड़ लोग हैं, मतलब उपद्रवी लोग हैं, ऐसा मतलब रिटर्न सोर्स में हम लोग को देखने को मिलता है। अच्छा, मतलब ये रिटर्न सोर्स में बंगाली के द्वारा मतलब उपनाम दिया गया था। अच्छा, और एक चीज़ मैं पूछना चाहता हूँ, जैसे कि कुड़मी का अपना भाषा कुड़माली है, और तो इनका लिपि क्या है? देखिए, अगर हम लोग कुड़माली का लिपि की बात करें तो अभी प्रस्तावित कम से कम 15 से लेकर 20 लिपि है मॉडर्न टाइम्स में, मतलब 30 से 40 साल में जिसको तैयार किया गया है। ये कोई भी एक लिपि को अभी फाइनल नहीं किया गया है, लेकिन 15 से 20 लिपि प्रस्तावित हैं, जिसको कोई एक भी फाइनल नहीं किया गया। लेकिन अगर हम इससे पीछे भी जाएं तो पंचकोट राजा जो एक कुड़मी राज परिवार था, पंचकोट राज, वो कुड़मी राज परिवार है, तो उसके जब महल को देखेंगे आज पंचकोटगढ़ में, तो वहाँ पे कुड़मी लिपि दिखता है और कुड़मी शब्दों का इस्तेमाल किया हुआ दिखता है। तो कुड़मी का निश्चित ही लिपि रहा है, समय के हिसाब से समय में आते आते वो कहीं विलुप्त हो गया है, धूमिल हो गया। जी, धूमिल हो गया, लोग उसको समझ नहीं पाए, संरक्षण नहीं कर पाए, और आज मॉडर्न टाइम्स में 20-30 सालों में भी काफ़ी लिपि तैयार किए जा चुके हैं, जिससे कि कुड़माली पठन पाठन में आसानी हो और अपना एक स्वतंत्र लिपि हो। लेकिन अभी कोई एक निश्चित एक लिपि को फाइनल नहीं किया गया। तो फिर लिखा कैसे जाता है? देखिए, झारखंड में देवनागरी लिपि का देवनागरी तो हिंदी का, देवनागरी हिंदी लिपि का है, लेकिन इसके अलावा भी कई ऐसी भाषाएं जहाँ पे देवनागरी लिपि का इस्तेमाल किया जाता है। देवनागरी लिपि का इस्तेमाल किया जाता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो कुड़माली का अपना एक स्वतंत्र भाषा नहीं है, वो जरूर एक स्वतंत्र भाषा है, लेकिन उसकी लिपि विलुप्त हो चुकी है और अभी कोई एक निश्चित लिपि को फाइनल नहीं किया गया है। इसलिए झारखंड में देवनागरी लिपि, बंगाल में जो बांग्ला लिपि है, और उड़िया लिपि उड़ीसा में, मतलब दूसरे भाषा के लिपियों को अडॉप्ट किया गया है और इसको लिखा जा रहा है। हाँ, फिलहाल के लिए तो अभी यही कह रहे हैं। लेकिन एक चीज़ मैं पूछना चाहता हूँ, भाषा इतना पुराना है, जैसे कि संथाल भाषा का औलचिकी लिपि होता है, ठीक है, बहुत पुराना लिपि है। औलचिकी लिपि आप देख सकते हैं, बहुत पुराना है। तो कुड़माली जब इतना पुराना रीति रिवाज सारा कुछ है और हज़ारों हजार साल पुराना रिवाज है, तो इनका भी लिपि रहा होगा, तो इनका लिपि धूमिल क्यों और कैसे हुआ? ऐसा तो नहीं है साजिश का शिकार बना होगा? देखिए, ये हो भी सकता है। पहले तो आप जो संथाल की जो औलचिकी लिपि की बात की है, उसके वो बहुत प्राचीन लिपि नहीं है, वो भाषा पुरानी हो सकती है वो, लेकिन वो लिपि प्राचीन नहीं है। उनका लिपि के जो जनक माने जाते हैं वो पंडित रघुनाथ मुर्मू, वो आज से 50-60 साल पहले ही वो लिपि का गठन किया गया। वो बहुत ज़्यादा पुराना लिपि नहीं है, वो लिपि हाल फिलहाल में कुछ दशक पहले ही उसको स्थापित किया गया है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कोई भी अगर जनजातीय भाषा हो तो उसकी लिपि आज मौजूद हो या फिर वो बहुत प्राचीन समय से आज भी मौजूद हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। जनजातीय भाषा उनका कोई रिटर्न सोर्स नहीं होता है। जनजातियों में उनकी भाषा, संस्कृति, गीत, ये सब मौखिक रूप से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को ट्रांसफ़र होता है। इसलिए आदिवासी लिपियों को, जो जनजातीय भाषा के लिपियों को संरक्षित करना बहुत ही कठिन काम है, जिसका आज हम लोग देखते हैं दुर्गति की कुड़माली का जो पुराना लिपि है, आज हम लोग उसको अस्तित्व में नहीं देख पाते हैं। अच्छा, तो मतलब कह सकते हैं कि ये समय के साथ परिवर्तन हो चुका है, ठीक ना? तो जैसे कि मैं कुड़माली का थोड़ा अध्ययन किया था, तो हिंदी से काफ़ी मिलता जुलता है। जैसे संज्ञा है, तो उसको भी संज्ञा को सिर्फ अपना भाषा में ही तब्दील करके उसी को हुबहू डाला गया। देखिए, कुड़माली का जो भाषा साहित्य है ना, कुड़माली भाषा साहित्य, सबसे बड़ी बात है कि हमारे जो कुड़मी समाज में या फिर कुड़माली भाषा है, इसको जब आप अध्ययन करेंगे
तो इसका रिटेन सोर्स बहुत ज़्यादा नहीं है, जो भी मौजूद है उसको आपको लेकर उसका विकास करना पड़ेगा, भाषा साहित्य का या फिर जो ग्रामर है उसका विकास करना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं कि सबको हिंदी से, आपको ऐसा लगता है कि वो हिंदी से इन्फ्लुएंस्ड है, लेकिन जब एक कुड़माली एक प्राचीन भाषा है तो जैसे आप कुड़माली अगर हम धान बोलेंगे तो हिंदी में भी धान ही बोला जाता है, कुड़माली में भी धान ही बोला जाता है। तो ऐसा नहीं है कि कुड़माली तो एक प्राचीन भाषा है, और कुड़माली से ऐसा भी हो सकता है, कुड़माली भाषा से हिंदी का यहाँ पे उत्पत्ति हुआ होगा। उत्पत्ति नहीं कह सकते, लेकिन बहुत सारे ऐसे शब्द हो सकते हैं जो हिंदी ने अडॉप्ट किया है कुड़माली से। जैसे कोई हिंदी एक ऐसी भाषा है जो किसी भी क्षेत्र में जाने से वो उस वहाँ के मौजूदा लोकल भाषा से या फिर उस क्षेत्र की अपने स्थानीय भाषा से अपने आप का अडॉप्ट करता है। तो हिंदी जहाँ जहाँ गई वहाँ से उन्होंने उस शब्द को कॉपी किया होगा या फिर उससे लिया होगा, ऐसा भी हो सकता है। अच्छा, मतलब इसमें भी साफ जाहिर हो गया कि इसका जो अभी वर्तमान में लिपि है इसको लिखने के लिए, सहूलियत के लिए देवनागरी लिपि को यूज किया जाता है। अच्छा, और एक चीज़ पूछना था कि अभी ऐसे ही थम जाएगा आप लोग का कुर्मी आंदोलन के आगे भी चलता रहेगा? देखिए, कुर्मी आंदोलन कभी ना थमा है ना अभी थमेगा, ये समय के साथ और भी तीव्र होगा और भी व्यापक रूप लेगा, और इससे भी बड़े लेवल पर लोग जुड़ेंगे और अपने हक अधिकार के लिए संघर्ष करेंगे। जब तक हमें अपना पहचान हक अधिकार नहीं मिलता तब तक ये आंदोलन थमने वाला, एसटी आंदोलन तो थमने वाला नहीं है। अच्छा, ऐसा तो नहीं होगा जैसे अभी एक जगह मेती और कुकी का जो झगड़ा हो रहा था, यही समुदाय का, तो झारखंड में भी ये देखने के लिए मिलेगा क्या? देखिए, झारखंड के इस माटी के लिए जितने भी आज हम लोग शेड्यूल ट्राइब और अनशेड्यूल ट्राइब हैं, सभी ने अपना बलिदान दिया है, और कुर्मियों ने तो खासकर बढ़ चढ़ कर बलिदान दिया है, शहीद हुए हैं, त्याग किया है, इस मिट्टी को अपने खून से सींचा है। तो हम सभी से अपील करेंगे कि देखिए, लोगों के बहकावे में ना आए, कोई भी र्यूमर्स या फिर गलत जानकारी से अपना माइंडसेट ना बनाएं, तथ्यों को खंगालें, अपने इतिहास को देखें। अगर आप तथ्यों को खंगालेंगे, अनुसरण करेंगे तो चीज़ों को समझ पाएंगे, और इस झारखंड के माटी को कुछ भी हिंसक होने में यहाँ पे आप रोकेंगे, और जिसका भी जो हक है वो हक उसको आप दें। जैसे कि आज मान लीजिए हम झारखंड 1950 के बाद भी इस झारखंड, मतलब तब तो बिहार था, लेकिन बिहार 2000 में जब झारखंड बना तब भी ऐसे कई सारे कम्युनिटीज़ थे जो शेड्यूल ट्राइब नहीं थे, लेकिन उनको भी शेड्यूल किया गया। तो ऐसा अर्जुन मुंडा का भी एक था जो नहीं था, उसको बाद में उसको किया गया। जो तमाड़िया जाति है, बहत्तर तमाड़िया, वो लोग भी शेड्यूल ट्राइब्स नहीं थे, लेकिन वो लोग एक मुंडा जनजाति का सब ट्राइब होकर सब ट्राइब के रूप में वो भी शेड्यूल हुए। तो ऐसा नहीं है कि जो शामिल 1950 में हो गए थे बस वही शेड्यूल ट्राइब हो सकते हैं। जो भी अपने उस क्राइटेरिया को फुलफिल करेगा या फिर अपने साक्ष्यों को सही तरीके से अप्रूव कर पाएगा कि वो ट्राइब है या फिर कभी ट्राइब था या अभी शेड्यूल ट्राइब हो सकता है, तो वो उसके हिसाब से गवर्नमेंट का जो इंस्टीट्यूट्स है, RGI हो, CRI, TRI हो, NCST हो, उस प्रोसेस के आधार पर वो शेड्यूल टाइप हो सकता है। तो हम सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि इस झारखंड क्षेत्र को किसी के बहकाव में आकर हिंसक रूप में ना आने दें। इसको लॉ एंड ऑर्डर को भी फॉलो करना चाहिए। हाँ, कोई भी किसी के संवैधानिक हक अधिकार के संघर्ष में और इसके लड़ाई में बाधा ना बने। अगर हम लोग शेड्यूल ट्राइब हैं या फिर ट्राइब मतलब हैं और शेड्यूल होने का एलिजिबिलिटी रखते हैं, तो हम लोग उसको संवैधानिक प्रक्रिया से हम लोग जानना चाहते हैं, ना कि हम लोग कोई तोड़फोड़ करके हम लोग नहीं चाहते हैं कि उपद्रव नहीं होना चाहिए। हाँ, हम लोग भी अपने संवैधानिक प्रक्रिया से शामिल होना चाहते हैं, और हम लोग अपना हक अधिकार अपन सरकार से लड़ाई, हमारा किसी समुदाय विशेष से लड़ाई नहीं है। तो हम अपना लड़ाई सरकार से है और सरकार हमसे संपर्क करे कि हमारी मांग क्या है, तो हम सरकार से हमारा कॉन्टैक्ट डायरेक्ट सरकार से होगा, किसी अन्य समुदाय से हमारा कोई मतलब नहीं है इस विषय में। बहुत ही अच्छा बात आपने कहा कि ये लड़ाई हमें दूसरे समुदाय से नहीं और किसी से नहीं, ये लड़ाई हमारे और सरकार के बीच में है और हमारे सरकार के बीच में ही मध्यस्थता होनी चाहिए। इसी बीच हमारे जो सर्वोच्च पद पे है द्रौपदी मुर्मू जी जो राष्ट्रपति, उन्होंने भी कहा था कि कुर्मी को अपना संवैधानिक हक की लड़ाई लड़ने में स्वतंत्र है, तो ये बात सही है क्या? जी देखिए, कोई भी राष्ट्रपति हो, प्राइम मिनिस्टर हो, होम मिनिस्टर हो या चीफ मिनिस्टर हो या कोई भी मिनिस्टर हो, ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है कि कोई भी अपना हक अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए स्वतंत्र है। लेकिन हाँ, संवैधानिक प्रक्रिया और उसका साक्ष्य, हाँ, उसका मतलब एक जो आप किस आधार पर लड़ रहे हैं, आपके डाटा, आपका फैक्ट्स क्या है, आपके प्रूफ्स क्या हैं, वो ऑथेंटिक होने चाहिए, और वो कोई भी लड़ाई संघर्ष हिंसक ना हो, इसका ख्याल रखना चाहिए। बाकी संविधान हमारे ये अधिकार देता है कि हम अपने राइट्स के लिए, अपने पहचान के लिए संघर्ष करें। बड़ा अच्छा बात आपने बोला कि राइट्स और हक अधिकार के लिए लड़े।
और एक एक चीज़ हमको पूछना है कि हम लोग अभी जो कुर्मी आंदोलन कर रहे हैं, इनका धर्म क्या है? देखिए, कुर्मी आंदोलन जो मतलब कुर्मी समाज का क्या धर्म है? हाँ, अपना धर्म क्या है? धर्म अगर जब 1872 से जब अंग्रेज़ सेंसस शुरू करते हैं तो उसमें एक रिलीजन का कॉलम रहता है कि इस क्षेत्र में जितने भी लोग रहते हैं उनका धर्म क्या है। तो जब ट्राइबल्स की बात आती है तो देखते हैं कि ये लोग कोई एक धर्म को नहीं फॉलो करते हैं। जैसे कि होता है ना कि ये इस धर्म ग्रंथ को मानते हैं, इस देवी देवता को मानते हैं, मानने वाले हैं और इसका ये धर्म है। तो ऐसा कोई बात नहीं है। ट्राइबल्स की जब भी बात होती है तो वहाँ पे कस्टम की बात होती है, प्रथा, रूढ़ी प्रथा। ये रूढ़ी प्रथा को फॉलो करने, ट्राइबल्स का कोई रिलीजन नहीं होता है। ट्राइबल्स जो अपना रूढ़ी प्रथा को मानने वाले होते हैं, उसी के आधार पर वो लोग अपना समाज को संचालित करते हैं और इसी के आधार पर वो अपना रीति रिवाज को मानते हैं। ये आंदोलन बढ़ चढ़ के किया जा रहा है, एक राज्य नहीं, दो राज्य, बंगाल और झारखंड। लेकिन अभी तक क्या ऐसा रीजन रहा या क्या ऐसा कारण रहा कि ये अभी तक फेल रहा? देखिए, यह कुर्मी आंदोलन सिर्फ बंगाल और झारखंड में नहीं, उड़ीसा में भी चला है। उड़ीसा में भी आंदोलन हो ही रहा है। उड़ीसा में इससे पूर्व भी आंदोलन हुआ है, लेकिन ये आंदोलन अभी तक एसटी ना बनना और या फिर अपने मंजिल तक ना पहुंचने का 3-4 मुख्य कारण है। इसमें तो सबसे बड़ी कि सरकार का नकारात्मक रवैया। सरकार भी इस अभी तक तो इस फेवर में नहीं देखा गया है कि सरकार कुर्मियों को लेकर कुछ सकारात्मक पहल अपने तरफ से बढ़ चढ़कर कर रही है। और कुछ हमारे समाज के बीच में भी कुछ ऐसे बहुत सारे कारण हैं, पहलू हैं, जिसकी वजह से ये आंदोलन सही रास्ते में नहीं जा पा रहा है। जैसे कि अगर हम लोग देखें, हमारे कुर्मी समुदाय के साथ सबसे बड़ा एक दुर्भाग्य है कि इस कुर्मी नाम से कुछ मिलता जुलता नाम ही एक गैर जनजाति, गैर टोटेमिक गोत्रधारी एक जाति का नाम है, जिसका नाम है कुर्मी, जो कि यूपी, बिहार, सेंट्रल प्रोविंस इस क्षेत्र में पाया जाता है, जो कि जनजाति नहीं है। तो हमारे समुदाय में यही दिक्कत हुआ है कि जो भी अभी तक आंदोलन हुआ है उसमें से ज़्यादातर आंदोलन में जब भी सरकार को मांग पत्र दिया गया है या फिर सरकार के समक्ष आंदोलन किया गया है तो उसमें हमेशा कुर्मी और कुर्मी एक साथ मिलाकर कर दिया गया है। माने एक वर्ड का भी तो डिफरेंस है, आर और डी में। जी, जो जनजाति है, जो छोटानागपुर का मूल आदिवासी है वो कुर्मी है, लेकिन कुर्मी जो एक गैर जनजाति है और यहाँ का वो समुदाय नहीं है, वो यूपी, बिहार, सेंट्रल प्रोविंस का एक जाति है और जो गोत्रधारी है। और टोटमी कुर्मी से उनका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा कुछ कारण की वजह से, किसी का साजिश षड्यंत्र की वजह से दोनों को जब भी मांग होता है, जब भी आंदोलन होता है तो अक्सर देखा जाता है कि कुर्मी दोनों को मिलाकर कर दिया जाता है। तो ऐसे है कि वही एक साफ पानी और एक गंदा पानी को मिलाने की कोशिश किया जाता है। तो कोई भी ट्राइबल हमेशा एक प्योर रेस का होता है, उसमें मिलावट नहीं होता है। तो जब भी आप कुर्मी की बात करते हैं तो वहीं मिलावट की बात हो जाती है। और जो भी रिपोर्ट बना है, जैसे 2004 में जब अर्जुन मुंडा ने सबसे पहले तो केंद्र को किया था, लेटर लिखा था, तो उस लेटर में सिर्फ ये उन्होंने लिख कर भेजा था कि 1931 में कुर्मी एक ट्राइब के रूप में चिन्हित थी, तो इसको ट्राइब एज ए शेड्यूल ट्राइब किया जाए। तो ये कोई आधार नहीं बनता है, क्योंकि जब भी आप कोई भी राज्य सरकार किसी भी समुदाय को अनुशंसा करती है तो उसके साथ साथ एक एथनोग्राफिक रिपोर्ट भी भेजना पड़ता है उस मांग को सपोर्ट करते हैं। माने जो जायज़ ठहरे, हाँ, उसको सपोर्ट करने के लिए उसको एक रिपोर्ट भेजना पड़ता है, जो उन्होंने नहीं भेजा था। तो केंद्र सरकार ने इस बात को कहकर कि सिर्फ इतने से आप कह देने से हम किसी को कम्युनिटी को शामिल नहीं कर सकते हैं, तो वहाँ पे वो मामला ख़त्म हो जाता है। फिर अर्जुन मुंडा सरकार ने राज्य सरकार के जो एक आयोग है, ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट, उसको अनुशंसा रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहा जाता है कि इनकी रिपोर्ट तैयार करें। तो उस रिपोर्ट का जो आप फर्स्ट पेज देखेंगे तो वहाँ पे कुर्मी महतो लिखा गया है। तो और जो भी रिपोर्ट देखेंगे वो रिपोर्ट में जहाँ पे कुर्मी का बोला गया है, वहाँ पे हिस्टोरिकल डाटा जो उन्होंने उठाया है, पुराने लिखित दस्तावेज से जो भी उन्होंने सोर्स लिया है, उसमें जहाँ पे कुर्मी के बारे में बताया गया है कि कुर्मी गोत्रधारी होते हैं, कुर्मी अपने बियाह शादी और मरखी में ब्राह्मण का उपयोग करते हैं, ब्राह्मण को बुलाते हैं। तो वो सब उन कुर्मियों का गुण को, कुर्मियों को कैरेक्टरिस्टिक्स को कुर्मी के साथ जोड़ दिया गया कि कुर्मी ऐसा करते हैं। लेकिन कुर्मी का अपना कस्टम्स है, बियाह हो, मरखी हो, कुर्मी का अपना एक डेजिग्नेटेड पर्सन है जो उस रिचुअल्स को फॉलो करता है। जैसे बियाह में बोहनोई का
अपना अहम रोल होता है, उसके देख रेख में बिहा का कार्य संपन्न होता है। तो लेकिन वहाँ पे एक बहुत ही मैनिपुलेटेड डाटा तैयार किया गया, और वो मैनिपुलेटेड डाटा तैयार करने का सबसे बड़ा मजबूत आधार बना कि मांग ही हुआ था कुर्मी और कुर्मी। तो वहीं पे ये खेला कर दिया गया था कि कुर्मी और कुर्मी को मिलाकर जब भी हम लोग मांग करते हैं या फिर कोई भी रिपोर्ट तैयार होगा तो वहाँ पे कभी भी सही रिपोर्ट तैयार नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे अक्सर गवर्नमेंट का भी चाल है कि यहाँ इन लोगों का मामला अटका रहे, एक राजनीतिक मुद्दा बना रहे। तो मतलब चेहरा चमकाने का काम आए। हाँ, हर एक इसका राजनीतिक वोट आने के टाइम लोग आपके साथ, राजनीतिक पार्टियाँ या फिर नेता आपके साथ खड़े होने की बात करेंगे, लेकिन जैसे ही इलेक्शन पार होगा, लोग जीत कर आएंगे तो मौन हो जाते हैं। इसी तरह बंगाल में भी अगर हम लोग जो टीएमसी सरकार ने, ममता बनर्जी की सरकार ने जो केंद्र सरकार को अनुशंसा की थी अपने राज्य से और जो रिपोर्ट भेजा था, तो केंद्र सरकार की जो आयोग के रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, वहाँ से जो रिस्पॉन्स आता है तो उन्होंने कहती वो 7.6 या 7 पॉइंट में अपना एक ऑब्जेक्शन डाल के राज्य सरकार को बोलती है कि आप इन 6-7 पॉइंट में आप अपना क्लैरिफिकेशन मतलब जस्टिफिकेशन और कमेंट्स दीजिए कि इन 6-7 पॉइंट में हमको ऑब्जेक्शन है, तो आप इस 6-7 पॉइंट को जस्टिफाई कीजिए। वो रिपोर्ट मांगती है राज्य सरकार से। तो अब जब वो आरजीआई के 6-7 पॉइंट को एनालिसिस करेंगे तो वहाँ भी सेम कुर्मियों को कैरेक्टरिस्टिक्स को लिखा गया है और कुर्मी को ऑब्जेक्ट किया गया कि कुर्मी को हम कैसे शामिल कर सकते हैं, कुर्मी के बारे में ये लिखा हुआ है। तो अभी तक ऐसा कई सारे इन सब पॉइंट्स से हम लोग समझ सकते हैं कि कुर्मी आंदोलन अभी तक मंजिल तक क्यों नहीं पहुंच पाया है। और अब हमारे समाज के बीच में भी जो भी थोड़ी बहुत बाहरी संस्कृति का प्रभाव है हमारे पर्व त्योहारों में ऑलरेडी शेड्यूल है, और हम लोग शेड्यूल होने की बात कर रहे हैं। शेड्यूल है तो मतलब शेड्यूल तोड़ सकता है वो। आप तो एक चीज़ बताया था कि इसको हटाया भी जा सकता है, तो क्यों ना हटाया जा रहा है? उसकी अगर कोई मांग करते हैं या फिर कोई अगर सरकार को किसी सरकार, जैसे अभी मांग चल रही है, पिछली एक दशक में ये मांग जोर पकड़ा है कि जो भी अपना धर्म परिवर्तन कर लिए हैं उनका डिलिस्टिंग किया जाएगा। तो आने वाले समय में ज़रूर डिलिस्टिंग होगा ही उनका, और इसीलिए बाहरी संस्कृति का बढ़ चढ़ कर आदिवासी क्षेत्रों में आदिवासी समुदाय के बीच में उसका प्रचार किया जाता है कि वो बाहरी संस्कृति इन्फ्लुएंस हो और उनका आदिवासी का पहचान जो एसटी का टैग है वो हटे और उनका दर्जा मिट सके और जल जंगल ज़मीन पर हम लोग अतिक्रमण कर सकें, उसका भी लूटपाट शुरू हो जाए। जी जी जी। चलिए, बहुत अच्छा जानकारी मिला, और इसी तरह आप बने रहें हमारे चैनल में, और तरोताज़ा खबर के लिए हमारे यूट्यूब में अगर है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और फेसबुक में देख रहे हैं तो फॉलो कीजिएगा, लाइक कमेंट भर भर के कीजिएगा। धन्यवाद। वंदे मातरम।